बड़ा समृद्ध मंच आदरणीय अशोक जी जिसका संचालन कर रहे हैं, उदय प्रताप सिंह जी बैठे हैं, दहलवी साहब, इस समृद्ध मंच को प्रणाम करते हुए और सुधी श्रोताओं को नमन करते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। समय की अपनी सीमा है तो इसलिए 8-10 मिनट आप लोगों के बीच में हूँ। एक बात बता दूं कि जिस रचना पे ताली नहीं बजेगी मैं समझूंगा वो रचना आपकी समझ में नहीं आई है। ऐसी रचना को मैं दोबारा दोहराऊंगा। मुझे याद है एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ एक फिल्म देखने के लिए गया। कुछ कुछ होता है, इंटरवल तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तो जब हम फिल्म देख के लौटने लगे तो पत्नी बोली, आप मुझे इतना प्यार नहीं कर सकते जितना शाहरुख खान काजोल को करता है। मैंने कहा दोनों की परिस्थितियां डिफरेंट हैं। पहली बात तो यह कि उसे प्यार का नाटक केवल 3 घंटे ही करना है, यहां तो जिंदगी भर का मरना है। दूसरी बात यह कि उसे प्यार करने के 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, यहां मिलना करना तो दूर, जिस दिन भी ढंग से प्यार कर लो तो 10-5 हजार की चोट लगना तो मामूली चीज है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह कि उसे जिससे प्यार करना है वो उसकी खुद की बीवी नहीं। यही कुछ इंसेंटिव है जो सीन में जान डाल देते हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे महफिल का भार जो है 10-8 लोगों ने उठा रखा है। साहब, हास्य व्यंग कभी होना बड़ी फजीयत की चीज है। ऐसा समझिए कि अपनी पूंछ में आग लगा करके मोहल्ले में रोशनी करने जैसा काम है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे कि बेधड़क जी घड़ी और लेडीज की तुलना कीजिए। बोले घड़ी और लेडीज की तुलना कीजिए। मैंने कहा लीजिए, दोनों ही घूमने से नहीं थकती, दोनों ही रात दिन टिक टिक करती हैं और दोनों के लाइट मॉडल आजकल ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो सज्जन कहने लगे समानताएं तो सटीक हैं, कोई अंतर बताओ। मैंने कहा ठीक है, अंतर सुन लो। घड़ी और लेडीज, एक की जब चाहे तब आप चाबी भर सकते हो और दूसरी जब चाहे तब आपकी चाबी भर सकती है। एक की कीमत अच्छी हो तो अक्सर अच्छी निकलती है, पर दूसरी किस्मत अच्छी हो तब अच्छी निकलती है। और एक ज्यादा अच्छी हो तो चोरों की नजर रहती है और दूसरी ज्यादा अच्छी हो तो औरों की नजर रहती है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक बिगड़ जाए तो बंद हो जाती है और दूसरी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। सारे पत्नी पीड़ित ही बैठे हैं क्या? मुझे याद है एक बार मैं सुबह ही सुबह घूमने के लिए जा रहा था कि एक मित्र मिल गए। बोले बेधड़क जी ये बताओ कि मुर्गा सुबह ही सुबह बांग क्यों देता है? मैंने कहा ये उसकी चॉइस का मामला है। बोले नहीं, कोई तड़कता सा भड़कता सा कारण बताओ कि मुर्गा सुबह ही सुबह बांग क्यों देता है। मैंने कहा भले आदमी, कोई भी मुर्गा अपनी पूरी बुलंदी में तभी तक चिल्ला सकता है जब तक उसकी मुर्गी सोई हुई हो। अच्छा, कविता अच्छी होने के लिए जरूरी नहीं है कि लंबी कविता हो, 2 लाइन में भी हो सकती है। क्या सोच रहे हो? पत्नी ने प्रश्न किया, मैं चुप हो गया, उत्तर ही नहीं दिया। कविता खत्म हुई, तालियां बजाइए। क्या सोच रहे हो? पत्नी ने प्रश्न किया, मैं चुप हो गया, उत्तर ही नहीं दिया। क्योंकि उत्तर देने से कविता नहीं कहानी बढ़ती है और अक्सर आदमी को ही मुंह की खानी पड़ती है। क्या सोच रहे हो? पत्नी ने प्रश्न किया, मैं चुप हो गया, उत्तर ही नहीं दिया। उत्तर देने से भी क्या फर्क पड़ता, बल्कि प्रश्नों का सिलसिला और बढ़ता। ऐसे क्यों सोच रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना, और भी तो काम है, इसलिए मैंने सोचा चुप रहना ही ठीक है। अब कोई सोचे तो सोचता रहे कि डरता है जोरू का गुलाम है।
कुंवर रंजीत सिंह यहाँ बैठे हुए थे। वो एक दिन कहने लगे कि भाई बेधड़क जी, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये मोटापा कम ही नहीं होता। तो मैंने कहा भाई साहब, आपके मोटापे का श्रेय तो पूरी तरह भाभी जी को जाता है। घर में खुश मिजाज पत्नी हो तो आदमी खुशी से ही फूल जाता है। तो परसों मिल गए, कहने लगे कि बेधड़क तुम्हारी यही कविता मोटापे के एक्सक्यूज के तौर पे मैंने पत्नी को सुनाई तो पहले 2 मिनट तक तो मौन थी, फिर चिल्लाई कि मुझसे पहले जो तुम्हें खुश रखती थी वो कौन थी। क्योंकि बोली मैंने तो तुम्हारे पुराने फोटो में भी देखा है, तुम तो कॉलेज के जमाने में भी मोटे थे। अब उसे कौन बताए कि कॉलेज में क्या टोटे थे। मित्रों, पिछले ही दिनों मैंने अपने एक मित्र से जो फौज में है पूछ लिया, भैया मौज में है? तो कहने लगा फौज में मौज की बात करना ही फेक है, सर्विस कंडीशंस के मामले में फौज और रेलवे एक है। बोले दोनों में गजब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, 24 घंटे इमरजेंसी है और डिसिप्लिन भी कमाल है। मैंने कहा बस एक ही फर्क है, तुम्हारे यहां झटका है, हमारे यहां हलाल है। मित्रों, पुलिस और फौज 2 ऐसे महकमे हैं जिन पे समय भी मेहरबान है, इसलिए इनका बूढ़े से बूढ़ा कर्मचारी हो तो भी कहते हैं जी हमारा जवान है। तो मैं उनकी जवानी को प्रणाम करता हूं और एक कविता पुलिस के ही नाम करता हूं। मित्रों, छोटे और मझोले शहरों में तो जिस चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा होता है वो चौराहा बड़ा होता है। छोटे और मझोले शहरों में जिस चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा होता है अक्सर वो चौराहा बड़ा होता है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जिस चौराहे पे पूरा का पूरा पुलिस मुख्यालय खड़ा है, आप ही सोचो कि वो चौराहा कितना बड़ा है। जी हाँ, मैं आईटीओ चौक की बात कर रहा हूं। तो पिछले दिनों आईटीओ चौक पे यूटर्न लेते वक्त मेरी निगाह पुलिस हेडक्वार्टर की दीवार पे पड़ी। आपने भी देखा होगा, महात्मा गांधी की तस्वीर बना रखी है बहुत बड़ी। तो एक दिन मैंने पुलिस के आला अधिकारी से कहा, बहुत दिनों से देख रहा हूं, जिज्ञासा कम नहीं हुई, पुलिस हेडक्वार्टर पे गांधी, बात कुछ हजम नहीं हुई। तो कहने लगे कि पुलिस हेडक्वार्टर पे गांधी के मायने खास हैं। दरअसल हमारा अहिंसा में अटूट विश्वास है, लेकिन यदि कोई आदमी कानून हाथ में लेगा तो हमारा जवान गांधी जी की लाठी उसकी पीठ पे धर देगा। और सपोज कोई आदमी समझदार है, समर्थ है, तो वो जानता ही होगा कि गांधी जी का क्या अर्थ है। समझ में आ गई हो तो आगे से पीछे तक तालियां बजा दीजिए। एक छोटी सी रचना, नई रचना मैंने किसी मंच से नहीं पढ़ी है, आशीर्वाद चाहूंगा। मित्रों, पश्चिम वालों को इस बात का बड़ा गुरूर है कि उन्होंने वैलेंटाइन डे के रूप में दुनिया को एक प्यार का त्योहार दिया है। तो एक दिन मैं एक पश्चिम वाले से कहने लगा, यार इस वैलेंटाइन डे में ऐसा क्या खास है? बोला इसके पीछे तो पूरा इतिहास है। बोले संक्षिप्त में समझो तो ये समझ लो कि इस दिन प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार करते हैं। तो मैंने कहा बाकी 3 से 64 दिन क्या बैठ के इंतजार करते हैं? तो कहने लगा नहीं, दरअसल ऐसा नहीं है। इस दिन प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लड़की लड़के को गिफ्ट देती है, लड़का लड़की को गिफ्ट देता है। मैंने कहा हमारे हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक दिन लड़की लड़के को गिफ्ट देती है, उसके बाद जिंदगी भर लड़का ही लड़की को गिफ्ट देता है। तो सज्जन कहने लगे नहीं, हमने तो सुना है कि आपके यहाँ प्यार को अपराध समझा जाता है कि अगर लड़की और लड़का आपस में प्यार कर ले तो अगले दिन उनकी लाश जो है पेड़ पे टंगी मिलती है। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल गलत समझते हैं। हमारे यहाँ प्यार क्या होता है उसको समझने के लिए आपको केवल ये ध्यान रखना होगा कि हमारे यहाँ लव को लव भी कहते हैं और प्यार भी कहते हैं, ऐसे ही फ्रेंड को फ्रेंड भी कहते हैं और यार भी कहते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा और आप जुड़िएगा कविता से। हाँ, अशोक जी से आशीर्वाद चाहूंगा कि मैंने कहा तो आप गलत समझते हो। हमारे यहाँ तो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा बाद में होता है,
पहले हम प्यार सिखाते हैं, लेकिन प्यार से पहले उसको संस्कार सिखाते हैं। अब कैसे, मैंने उसको बताया। देखिए, मैंने कहा हमारे यहाँ तो बच्चा जब जन्म लेने के बाद जब बोलना शुरू करता है तो हमारी तो जो भाषा है उसके आप देखिए कि क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श। तो हमारे यहाँ तो सब वर्णमाला में ये बताते हैं कि यारा लव, लेकिन श, यानी प्यार करो लेकिन घर के अंदर, क्योंकि आप आदमी हो न कि बंदर। तो साहब इस नई कविता पे एक बार तालियां बजा दीजिए। और एक छोटी 3 मिनट की कविता। काफी दिन टलते टलते एक दिन निकल ही आया मुहूर्त, पकड़ी फ्रंटियर मेल और चल दिए सूरत। मित्रों, रेल की पटरियों पर जब डिब्बा अपने प्राकृतिक अंदाज में डोलता तो कोई ना कोई यात्री एक आध वाक्य रेल की प्रशंसा में जरूर बोलता। एक कहने लगा, यार हद होती है लूट की, टिकट तो ट्रेन की काटी है, सवारी है ऊंट की। दूसरा कहने लगा, इन रेलवे वालों की वजह से नाक में दम है, सामान रखने के लिए जगह इतनी कम है, ये तो सोचते हैं यात्री बेवकूफ गधा है, 2 घंटे से सूटकेस टांगों पे लदा है। और अब तो स्थिति इतनी विकट हो गई है, आंखें चल रही हैं, टांगें सो गई हैं। खैर इसी तरीके से पूरी रात कोई ना कोई किसी न किसी मुद्दे पे करता रहा बात। हालांकि हमें सीट मिली हुई थी, पर मन ही मन हम भी हो रहे थे चिड़चिड़े, क्योंकि झटके में कई बार लोग हमारे ऊपर ही गिर पड़े। और अफसोस इस बात का कि जितने भी गिरे उनमें एक भी काम का नहीं। खैर हम सूरत पहुंचे, पर सूरत पहुंचते ही हमारे साथ एक घटना घट गई। प्लेटफॉर्म पर उतरती हमारी जेब कट गई। मामला विचित्र था, रुपए तो बच गए लेकिन पर्स निकल गया जिसमें हमारी पत्नी द्वारा लिखा गया पहला पत्र था। और पत्र का खो जाना हमारी भावनाओं को एक धक्का था, क्योंकि उसमें हमारी पत्नी ने हमें पहली बार और आखिरी बार डार्लिंग लिखा था। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, तो अपनी अपनी व्यवस्था है। आप अपनी श्रीमती जी से कहें आपको भैया लिखा करें। तो साहब सूरत पहुंच करके कार्यक्रम शुरू होने में थोड़ी देर थी, इसलिए सोचा क्यों न पत्नी के लिए ले ले एक छोटा सा तोहफा। अब आपको क्या बताएं, हम गए कपड़ा मार्केट, कम से कम 200-250 शॉप, लेकिन ज्यादातर पे वही स्कर्ट, ब्लाउज, जीन्स और टॉप। अब इसमें से स्कर्ट, जीन्स और टॉप तो मेरी पत्नी पहनती नहीं थी, तो हमने सोचा क्या करें, लेकिन हमने सोचा चलो कुछ ना कुछ ले जाएं। अब आपको क्या बताएं, हम एक दुकानदार के पास गए और कहा पत्नी के लिए दिखाइए एक ब्लाउज पीस। आप यकीन नहीं करेंगे 10-10 सेंटीमीटर की कतरने ले आया, 10-20। बोला साहब कॉटन में तो इतने ही पीस हैं, टेरिकॉट में कहेंगे तो और छांट देंगे, और छोटा चाहिए तो छोटा काट देंगे। हम उस पर बिगड़ गए, हमें बेवकूफ बना रहे हो, 1 मीटर के पीस के बदले कतरने दिखा रहे हो। बोला साहब नाराज क्यों होते हो, जब पूरी पीढ़ी की पीढ़ी ही फैशन में मदहोश है, तो आप ही बताएं इसमें दुकानदार का क्या दोष है। दुकानदार तो वही बेचेगा जो जमाना चाहेगा। 21वीं सदी में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता कहां से लाएगा, वो तो गनीमत है। आपको ये पीस कतरने नजर आ रहे हैं, आपके विचार महान हैं, परंतु परसों ये पीस मैंने मल्लिका शेरावत को बताए थे, तो कह रही थी भाई साहब ये पीस है, ये तो थान है। वो तो गनीमत है, यहाँ गांधी जी का राज होने का कुछ तो असर है, वरना यहाँ से थोड़ी दूर जो मुंबई शहर है, वहां की फैशन देख के तो आपका दम निकल जाएगा। अरे 1 मीटर कपड़े में तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री का काम चल जाएगा। तो मित्रों उसकी बातें सुनकर के मेरा सोया विश्वास जगने लगा, और मुझे लगने लगा कि हम भौतिकतावाद के घोड़े पे भले ही सवार हैं, परंतु प्राकृतिक ढंग से जीने की हमारी आकांक्षाएं आज भी बरकरार हैं। इसलिए ताज्जुब मत करना यदि हम फेंक कर शरीर से कपड़े और लत्ते फिर से लपेटने लग जाए पत्ते, फिर से लपेटने लग जाए पत्ते, फिर से लपेटने लग जाए।